Hello children, welcome back to English Guru channel, and today we are going to read the second part of the chapter we had started, The Treasure Within. This is chapter for class 8 and the book is It So Happened. In this chapter we were reading about Hafiz contractor who used to have nightmares about appearing for a maths examination in which he knew nothing. मतलब उनको सपने आते थे। ये चैप्टर एक इंटरव्यू फॉर्म में है जिसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इंडिया के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक हैं और बेला राजा उनका इंटरव्यू ले रही हैं। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट और उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे शेयर करेंगे और चैनल इंग्लिश गुरु को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज करेंगे। तो बच्चों चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर द ट्रेजर विद इन। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो वो आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला, जिसमें आप डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंगों के, पुलों के या बड़ी बड़ी इमारतों की डिज़ाइनिंग होती है, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो वो इस फील्ड में स्टम्बल्ड ऑन मीन्स गॉट इनटू बाय चांस, लक की बात थी कि वो इसमें आ गए। बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, क्योंकि फ्रेंच उनको कम आती थी और जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, और जो वो दूसरों के ऊपर जोक बनाते थे या मजाक करते थे, ही वॉज ऑफ बीट। ऑफ बीट मीन्स अनयूजुअल, असाधारण, डिफरेंट, दूसरों से बिल्कुल अलग थे। उनको जो वो दूसरों पर जोक बनाते थे वो बहुत ही अनयूजुअल होते थे, बहुत ही मतलब यूनिक होते थे। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक। कॉलिंग मीन्स जब उनको अपने मनपसंद काम मिला, वर्क और वोकेशन ऑफ वंस चॉइस, और जब वो एक बार उनको अपनी पसंद का काम या व्यवसाय मिल गया, देयर वाज नो लुकिंग बैक, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये हम इसमें अब डिटेल में पढ़ते हैं। बेला राजा इज आस्किंग हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आप इस आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला के इस क्षेत्र में कैसे आए। HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ही सेड इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. आपको याद होगा उन्होंने अपने SSC के एग्ज़ाम में 50% मार्क्स ही वो ले पाए थे। तो वो कहते हैं कि जो आर्किटेक्चर के लिए जो कॉलेज होते हैं उसमें अगर किसी के 80 या 85% से कम नंबर आते थे उनको वो अलाउ नहीं करते थे। एडमिशन के लिए क्राइटेरिया था 80 to 85% मार्क्स बच्चों के होने चाहिए, तब उनको उस फील्ड में एडमिशन मिलती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे सिर्फ 50% थे, तो उनको उस कॉलेज में एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल था। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मुझे मतलब अपना उसमें आर्मी में एडमिशन के लिए पत्र भी प्राप्त हो गया था, उनकी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन मेरी आंटी ने उस एडमिशन लेटर को फाड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाएं। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज है वहाँ चला गया। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहाँ मुझे ईदर मतलब या तो फ्रेंच या जर्मन दोनों में से एक लैंग्वेज उन्हें चूज़ करनी थी। बच्चों जब हम ईदर यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा और लगता है, और जब हम नीदर या नाइदर यूज़ करते हैं उसके साथ नॉर लगाते हैं। तो ईदर और हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है असर्टिव में, और नीदर और नॉर हमारे नेगेटिव में लगते हैं। इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. Though means हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी पर मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते थे। So I took German. तो इसलिए मैंने जर्मन भाषा चूज़ कर ली।
देन माई जर्मन टीचर डाइड। फिर क्या हुआ कि उनके जो जर्मन पढ़ाने वाले टीचर थे उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो कॉलेज वालों ने उन्हें कहा कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूँ या मैं फ्रेंच पढ़ूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन कौन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में भी जो उनको एडमिशन मिली थी वो किसी की रिकमेंडेशन से मिली थी। इन्फ्लुएंस मीन्स किसी के सिफारिश से, जिसको इंग्लिश में जिसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस का रिकमेंडेशन। किसी ने उन्हें सिफारिश करवाई थी तब उनको एडमिशन मिल पाई थी। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं फिर से फ्रेंच ले लेता हूँ और फिर मैंने फ्रेंच दोबारा पढ़नी शुरू की। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। मैं अपनी कज़न से, जो उसकी कज़न सिस्टर थी, चचेरी या मेरी बहन जो भी होती है, तो मैं ये उससे सीखता था और वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। मतलब उसकी जो बहन थी कज़न सिस्टर, उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने जाया करता था। तो बेला राजा पूछती हैं वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, कि ये क्या तब आपने डिसाइड किया, क्योंकि आप आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे तो आपने तब फैसला किया कि आप आर्किटेक्चर में के फील्ड में जाएंगे। तो आगे बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। वास्तव में ये सब मतलब ऐसे लग कुछ ऐसा था, चांस की बात है कि ऐसा हुआ। क्या हुआ, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने किसी मतलब जो वहाँ काम करते हैं लोग, उनमें से एक को देखा कि कोई विंडो की डिटेल जो था वो ड्राइंग कर रहा था। ए विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। विंडो डिटेल जो करनी होती है ये बहुत एडवांस कोर्स होता है, इसमें बहुत मतलब नॉलेज की ज़रूरत होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। तो मैंने उसे बताया कि जो वो ड्राइंग बना रहा था वो विंडो डिटेल की, वो गलत थी, और मैंने उससे ये भी कहा कि उसने जो ये विंडो ड्रॉ की है ये नहीं खुलेगी। ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। तो उसने मेरे साथ शर्त लगा ली और बाद में उसने पाया कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड। तो मेरी कज़न के जो हस्बैंड थे वो बहुत, उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी एडवांस नॉलेज चाहिए इसके लिए और उन्होंने इतने आसानी से कैसे ये बता दिया। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। उन्होंने मुझे कुछ खास चीज़ें ड्रॉ करने के लिए कहा, मतलब ड्राइंग करने के लिए, जिससे मैंने तुरंत कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझे एक हाउस का, एक घर का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा और मैंने घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाकी सब छोड़ दूँ और सिर्फ आर्किटेक्चर के फील्ड में अपना नाम कमाऊँ, उसे ज्वाइन करूँ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए, क्योंकि वहाँ वो जर्मन भाषा सीखने गए थे, तो अब वो अपना सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब मुझे आप आर्किटेक्चर में प्रवेश लेने दें या एडमिशन लेने दें। द प्रिंसिपल वार्न्ड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अगर कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो प्रवेश परीक्षा होती है किसी भी कोर्स को करने के लिए, उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, मैं तुम्हें उसमें टेक पार्ट मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे दूंगा। उसमें तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हो उसमें, लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया, उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो मैं तुम्हें आर्किटेक्चर में ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज़ अ केक वॉक। तो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिला। A+ मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर, आपको भी पता है A+ क्या होता है। और उस दिन के बाद इट वॉज़ अ केक वॉक। केक वॉक मीन्स
समथिंग वेरी इजी टू अचीव, जिसे हासिल करना उनके लिए बहुत आसान था। आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, मतलब कि मेरे दिमाग में ही होता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी उनके दिमाग में, क्योंकि उन्होंने शुरू में कहा था ना कि वो चीज़ों को ऐसे याद नहीं रख सकते थे, लेकिन जब किसी चीज़ को देख लेते थे किसी फोटोग्राफ में या कुछ में, तो वो तुरंत उसको ड्रॉ कर सकते थे या उसके बारे में वो उनके दिमाग में वो चीज़ें रह सकती थी, देखने से वो सीखते थे। आई हैड नेवर नोन वट ए सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक। तो मुझे नहीं पता था कि एक सेक्शन में, मतलब किसी चीज़ को पार्ट करने से वो कैसी लगेगी, बट मैं ये जानता था कि अगर तुम किसी प्लान को काटते हो तो वो कैसा दिखेगा। मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर हैं जिसे वो याद, तो मतलब वो देख कर ही रखते हैं। आपको उन्होंने शुरू में ही बता दिया था फर्स्ट उसमें पैराग्राफ में कि उन्हें चीज़ें देख कर ज़्यादा याद रहती थी। आई स्टूड क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उसके बाद जब तक उनका वो आर्किटेक्चर का कोर्स चला वो हर क्लास में फर्स्ट ही रहे हमेशा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मुझे लगता है कि ये सारी समझ जो मुझ में आई चीज़ों को समझने की, वो कैसे आई, वो हम स्कूल के दिनों में जो गेम्स खेला करते थे उससे। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्कूल में जिसका नाम था बहराम दिवेचा। वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। तो हमारे बीच में कंपटीशन होता था कि हम डिज़ाइन करेंगे, जैसे फोर्ट्स होते हैं किले डिज़ाइन करना, किलों की वो 10 पिक्चरें बनाना, गन्स की पिक्चर्स बनाना, एंड एम्यूनिशन जैसे गोला बारूद हो गया, बॉम्ब हो गए, तो इन चीज़ों की वो ड्राइंग बनाने को कंपटीशन किया करते थे दोनों। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम में से वो दो थे, ईच ऑफ अस हम दोनों में से, हम मतलब प्रत्येक ये कोशिश करता था टू डिज़ाइन समथिंग, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाए इस कोशिश में कि वो दूसरे से अलग हो। तो शायद उसी वजह से वो आर्किटेक्चर के फील्ड में इतना अच्छा अपना नाम कमा पाए। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स मिसिस गुप्ता saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else but your sketches are good. स्कूल में जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, दूसरी या तीसरी कक्षा में, तो मेरी एक मतलब वन ऑफ माई टीचर्स, जो और टीचर्स थे उनमें एक थे मिसिस गुप्ता, तो उन्होंने मेरे स्केचेस देखे, जो स्केच बनाते रहते थे, और मुझे कहा कि देखो तुम और बाकी चीज़ों में बेशक यूज़लेस हो, मतलब तुम्हें इतना नहीं आता, बट योर स्केचेस आर गुड, पर जो तुम ये स्केचेस बनाते हो ये सच में बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। ये उनकी टीचर ने बचपन में कह दिया था। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम व्हाट शी वाज राइट। तो उस समय मैं ये सब नहीं जानता था, पर शी वाज राइट, वो ठीक थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। बाद में जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें बताया। बेला राजा इज़ आस्किंग, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। आप क्यों लगता है कि आपको पढ़ना पसंद नहीं था। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम। क्या ये आपको इसलिए लगता था क्योंकि आप मतलब कुड नॉट कोप मतलब आप जो करिकुलम होता है स्कूल का या पढ़ाई लिखाई सिलेबस, आप उसके साथ यू कुड नॉट कोप, मतलब आपको समझ में नहीं आता था, आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, या यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम, जो स्कूल का करिकुलम होता है, कोप विद होता है, आप हैंडल नहीं कर पाना, संभाल नहीं पाए, या जो स्कूल का करिकुलम था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाए, या यू कुड नॉट डील विद मतलब आपको वो जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है करिकुलम में, आप उसे ठीक से आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। क्या इस वजह से आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मतलब भाषाओं के विषय में
आई वॉज़ वेरी बैड, मैं बहुत ही बुरा था, मतलब मुझे ज़्यादा आता नहीं था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज़ वेरी बैड। साइंस मतलब विज्ञान भूगोल मैं फिर भी थोड़ा कर लेता था, आई कुड डील विद, पढ़ सकता था, समझ सकता था। मैथ्स वॉज़ वेरी बैड, लेकिन मैथ मेरे लिए बहुत ही बुरा था। आई जस्ट वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी उसमें मेरा दिलचस्पी नहीं थी, मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो कुछ वो मुझे आज पढ़ाते मैं 2 दिन के बाद भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, मैं इसलिए परवाह नहीं करता था क्योंकि उसमें दिमाग अप्लाई करने जैसा मुझे कुछ लगता नहीं था। टू बिगिन विद मतलब सच में, मतलब मैथ में मुझे ऐसा कुछ शुरुआत में मुझे यही लगता था कि उसमें माइंड एप्लीकेशन मतलब दिमाग यूज़ करने जैसा कुछ था नहीं। बेला राजा इज आस्किंग, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। आप क्या ये सोचते हैं कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या आपको ऐसा लगता था कि जब एक बार कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए जो वो पढ़ा रहे थे, तो उसके समझने के बाद फिर बाकी के चैप्टर में आपका जो इंटरेस्ट था वो यू लॉस्ट इंटरेस्ट, मतलब आपको उसमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती थी? क्या ऐसा था? HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। एक बोर्डिंग स्कूल में रहना, बोर्डिंग स्कूल वो होता है बच्चों जहाँ आप स्कूल में ही रहते हो, हॉस्टल में, और घर नहीं आ पाते हो, तो वो भी बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। तभी उन्होंने कहा था कि हमें हर सैटरडे मूवी देखने की परमिशन थी, तो ऐसा हॉस्टल लाइफ में ही होता है। तो लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, एक बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम बस एक एक दिन करके वहाँ पे रहते थे। नाउ डेज़ देयर आर सो मैनी टेस्ट्स, आजकल बहुत से टेस्ट होते हैं, कई परीक्षाएं होती हैं। बैक देन whenever we had test we used to just copy, पुराने दिनों की अगर मैं बात करूं, बैक देन जब भी हमारे टेस्ट हुआ करते थे we used to just copy, हम नकल मार लेते थे। the teacher thought that we had done our work, और टीचर को ये वो सोचते थे अध्यापक कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand, कि ऐसी एक धारणा है कि गिफ्टेडनेस मतलब जो आपको भगवान ने गिफ्ट में दिया हो, ऐसी आपके पास असाधारण प्रतिभा हो, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हैंड इन हैंड, और पढ़ाई के में जो वीकनेसेस आती हैं वो साइड बाय साइड मतलब एक साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ आप गॉड गिफ्टेड हों, आप में असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में आप कमज़ोर हों, आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई होती हैं? HC सेड, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, देखो चलो अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो लोग जो हमेशा फर्स्ट या सेकेंड आते थे क्लास में, आज बहुत ही सिंपल सी जॉब्स कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today। बेला राजा कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसी कई स्थितियों में, मतलब अलग अलग स्थानों पर मैंने भी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जहाँ लोग मुझे ये बोलते हैं कि जो उनकी क्लास के टॉपर्स थे वो आज बहुत ही सिंपल या साधारण से काम कर रहे हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में मैं ये समझता हूँ कि जो हम स्कूल में रहते हैं तो उसमें जो हमारा जीवन है, मतलब स्कूल हमारी ज़िंदगी को हमें क्या बना देते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स स्मार्ट बाय डूइंग, जिसमें हम फ्री होते हैं कुछ करने के लिए। लर्निंग बाय डूइंग, तो स्कूल में हम सब कुछ करके सीखते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन दैन वट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो करके सीखा है, और आई डिड ऑन माई ओन, और ये सब मैंने खुद से सीखा है। और जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरी एकेडमिक्स हैं,
उनसे ज़्यादा मैंने खुद सीखा। मतलब पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा हम जब करके कोई काम हम खुद करते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। मतलब सिर्फ बुक्स को पढ़ के आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता जब तक आप खुद उसे नहीं करते। बेला राजा सेड दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। बेला राजा बोलती है कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यू हैड पर्सनैलिटी एंड यू वर वेरी स्किल्ड। आप में मतलब आपका व्यक्तित्व भी वैसा था और आप में कुशलता भी थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। और आप यू वर एबल टू फाइंड, आप इस मतलब ये एक्सप्रेशन इन ए मैनर, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम थे इस तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल थे। मतलब आप सुविधाजनक अपने आप को लोगों के सामने अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम थे। तो आपने यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने हर रूल जो था, हर आपने जो ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं थी आप उसे तोड़ते गए, रूल को, उन कानूनों को। और सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू, ताकि कोई आपको रोक ना पाए वो करने से, फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, जो आप करना चाहते थे या जो आपको करना चाहिए था। H.C. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं और बाकी चीज़ों में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैं और चीज़ों में कैसे इंटरेस्टेड था, उनकी दिलचस्पी और चीज़ों में कैसे थी। वो एग्जाम्पल देते हैं कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो उदाहरण के लिए, वाइल इन क्लास, कि जब क्लास में, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, कि हम क्लास में हों और बाहर बारिश शुरू हो गई हो, तो वो क्या सोचेंगे, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो पानी जो बारिश का बह रहा है वो उसके बारे में सोचेंगे। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, कि मैं ये सोचता था कि उस पानी को कैसे मैं उसको, मतलब उस बहते हुए पानी के ऊपर एक डैम बना दूं ताकि वो पानी वहीं ब्लॉक हो जाए, बह ना जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। मैं ये सोच रहा होता था कि जो फ्लो है पानी का, जो बहाव है पानी का, वो डैम के अंदर कैसे आएगा और कितना पानी डैम जो है उसको मतलब होल्ड करने में वो कैपेबल होगा, यानी उस डैम की क्षमता कितनी होगी, वो कितना पानी रोक पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती थी। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और उस दिन के लिए मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरी दिलचस्पी, वो उसी में हो जाती थी। जैसे बारिश के दिन, जैसे बारिश हो रही हो तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर देना कि इस बहते हुए पानी के ऊपर मैं डैम बनाकर उसे रोक पाऊँ, कितना पानी वो डैम रोक पाएगा, कैसे मैं उसे रोक पाऊँगा, उसका बहाव कितना होगा डैम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती थी और यही उनके अलग सोचने का उनका तरीका था, नज़रिया था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. अब वो बताते हैं अगला कि जब कभी जो बच्चे थे उनके साथ के, उनकी शर्ट का कोई बटन खो जाता था while playing और fighting, खेलते हुए या लड़ते हुए, तो वे मेरे पास भागते हुए आते और मैं उनके लिए चौक को एक ब्लेड की हेल्प से काट कर बटन बना देता था। Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. हमारे स्कूल में डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन बहुत इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, और कोई भी स्टूडेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का बटन मिस हो गया या कहीं गुम हो गया तो उसे इनडिसिप्लिन में काउंट करते थे, मतलब उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलती थी। The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. मतलब बच्चों को डिनर तक पूरी तरह से नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आना ये डिसिप्लिन का एक पार्ट था, और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो थोड़ी देर के लिए उन्हें एक चौक का ब्लेड से काट कर बटन सा बना देते थे अगर किसी का गुम हो जाता था, ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। और उसके बाद जैसे डिनर ख़त्म हो गया उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये उनका एक और टैलेंट था। B.R. बेला राजा। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट।
कहते हैं वर्तमान समय की ओर चलते हैं, जैसे वापस वर्तमान की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हैं, आप कैसे फैसला लेते हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर बना कर देंगे। स्ट्रक्चर मतलब उन्हें कैसा उसका प्रारूप चाहिए, बिल्डिंग कैसी चाहिए, आप कैसे डिसाइड करते हैं। HC बोलते हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। वो कहते हैं कि मैं क्लाइंट होता है जो उनसे काम करवाने वाला है, जिसके लिए वो काम करने वाले हैं, कस्टमर, ग्राहक। मैं उसके फेस की ओर देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, जिस तरीके से वो बोलता है वो देखता हूँ, एंड प्रोनाउंसेस मतलब किस तरह से वो शब्दों को उनका उच्चारण करता है, द वे ही ईट्स, जिस तरीके से वो खाता है, एंड आई वुड नो, और फिर मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा, यानी कि उसको क्या चीज़ पसंद आएगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। तो मैं लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से, उनके मतलब आदतों के हिसाब से मैं उनके साथ रिलेट कर लेता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि इसको ये चीज़ पसंद आएगी। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी मैं पेपर पर उसी समय, ऑन द स्पॉट मतलब जहाँ वो हैं वहीं उनको एक पेपर पकड़ा दिया जाए तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी स्केच बना सकते हैं। दैट पेपर आई मतलब मैं ऐसा स्केच बना देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और फिर वो पेपर जो स्पॉन्टेनियसली मतलब उसी समय, ऑन द स्पॉट जैसे ही बनाते हैं, फिर मैं वो पेपर अपने ऑफिस में लोगों को दे देता हूँ। यानी कि वो एक तरह का जैसे रफली एक नक्शा सा बनाकर अपने ऑफिस में दे देते हैं, फिर वो उसको फाइनलाइज करते हैं। बेला राजा आस्क्स, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली, मतलब जो आपके अंदर से आता है। क्या आप इसे स्वाभाविक तौर से करते हैं? नेचुरली मीन्स नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन रीजनिंग, मतलब जो आपने जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है या जिसके लिए कोई कारण नहीं है। रीजनिंग मतलब आप कोई किंतु परंतु नहीं लगाते, वो होता है इंस्टिंक्टिवली, यानी कि नेचुरली, जो आपके अंदर से है। HC सेज, कॉल इट इंस्टिंक्ट। आप इसे नेचुरल कह सकते हैं, वट एवर कुछ भी कहिए, या इसे कॉल इट अर्थमेटिक, या आप इसे अर्थमेटिक कह सकते हैं, जो भी है। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। और अब ये मुझे मैथमेटिक्स की तरह आता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल, दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब उनके लिए मैथमेटिक्स की क्या परिभाषा है कि डिज़ाइन बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, फिर उसमें आपको साइकोलॉजी और सोशोलॉजी लगेगी, मतलब वो उनके दिमाग में चलेगा सारा, उन सबको मिक्स करो और फिर जो स्केच निकल कर आएगा दैट इज़ मैथमेटिक्स। यानी उन सब चीज़ों का अब उन्होंने उन चीज़ों को अप्लाई कर दिया है लाइफ में, तो अब उनके लिए वो आसान हो गया है चीज़ों को सीखना, और अब उन्हें मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता, बल्कि उसको उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. और यहाँ पहुँचकर हम जैसे चलकर एक हमने सर्कल पूरा कर लिया हो, मतलब उनकी पूरी लाइफ का जो उन्होंने वृतांत बताया, जहाँ से शुरू किया था मैथमेटिक्स से डर लगता था, तो अब हम घूमकर मानो वहीं पहुंच गए थे। जैसे गोलाकार एक वृत्त होता है, कि जहाँ से जिस बिंदु से शुरू किया था वो उन्होंने बचपन के अपने नाइटमेयर के बारे में बताया था, जिसमें उन्हें मैथ से डर लगता था। तो अब हम वहीं पहुंच गए थे उसी पॉइंट पर आकर, पर लेकिन अब उन्होंने जो अपने मैथ की एक्सप्लेनेशन है और मीनिंग है, यानी कि व्याख्या और अर्थ है मैथ का, वो उन्होंने अपने हिसाब से उसको ऑब्टेन कर लिया है, निकाल लिया है। डिराइव्ड होता है ऑब्टेन करना, यानी मैथमेटिक्स को उन्होंने अपने हिसाब से अपने जीवन में ढाल लिया है। उसको कैसे ढाल लिया है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी एक अलग ही
डेफिनेशन बना ली है, इंटरप्रिटेशन मतलब अपने हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया है। कहाँ से उन्होंने शुरू किया था? एक ऐसे सब्जेक्ट से जिसको वो नफ़रत करते थे, और अब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, उसी सब्जेक्ट को उनके साथ उसको डील करते हैं वो, क्योंकि जो आपका आर्किटेक्चर है बच्चों, वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस पे ही चलता है। तो अब उसी सब्जेक्ट को वो उनसे उस सब्जेक्ट के साथ डील करना उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि वो उनके कार्यक्षेत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उन्होंने उसको रट्टा नहीं मारा है, उन्होंने उसको समझा है। तो अब वो मैथ उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही? वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे पर उन्होंने नहीं की, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट जॉइन द पुलिस फोर्स बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू। उनकी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो। हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन। उनकी माँ ने कहा कि तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज का ही है। हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर? आपके हिसाब से एक असाधारण सीखने वाला कौन है? तो इसमें लिखेंगे द क्वेश्चन रिक्वायर्स यू, इसमें आपको खुद ही लिखना पड़ेगा कौन होता है। इसमें आप लिख सकते हैं एन अनयूजुअल लर्नर इज़ वन हु इज़ प्रैक्टिकल इन लाइफ, यानी कि जो जीवन में खुद कुछ करके सीखते हैं, जो बहुत व्यवहारिक होते हैं, वो अनयूजुअल लर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, वाई? आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ये सलाह दी गई कि वो बाकी सब छोड़े और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करे, क्यों? इसके उत्तर में आप लिखेंगे व्हेन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस he saw somebody drawing a window detail. He told him that his drawing was wrong and that the window he had drawn would not open. Later, it was found that the drawing was indeed wrong. Seeing this, his cousin's husband asked him to draw a few specific things, which he immediately did. He then asked him to design a house and he completed this task as well. His potential for architecture was clearly visible from these incidents. Thus, he was told to drop everything and join architecture. मतलब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे अपनी कज़न के हस्बैंड के ऑफिस में, तो उन्होंने वहाँ एक आदमी को, मतलब वहाँ के एक वर्कर को एक विंडो डिटेल ड्रॉ करते हुए देखा, और उन्होंने उसे कहा कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत है और उसकी विंडो खुलेगी नहीं। तो बाद में ऐसा ही हुआ। तो ये देखकर उनके जो उसकी कज़न के हस्बैंड थे, उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने उसे कुछ स्पेसिफिक अलग सी ड्राइंग्स बनाने के लिए कहा, जो उन्होंने आसानी से बना दी। फिर उन्होंने उन्हें एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए कहा, वो भी उन्होंने तुरंत कर दिया। तो ये उनकी ये योग्यता देखकर कि जो आर्किटेक्चर था वो उनके लिए आसान था, तो उन्होंने उनके जो कज़न के हस्बैंड थे, उन्होंने उसे सलाह दी कि वो बाकी सब छोड़े और सिर्फ अपना जो करियर है वो आर्किटेक्चर में बनाए। तो तब उन्होंने आर्किटेक्चर को एज ए करियर अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिसिस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एंड नंबर 2, व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो? पहली ये कि मिसिस गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस दी, सलाह दी, और उन्होंने ये सलाह उसे क्यों दी? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, मिसिस गुप्ता हु वाज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स टीचर इन द 2nd and 3rd grades एडवाइज्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। उन्होंने, जो उसकी टीचर थी 2nd या 3rd ग्रेड में, उन्होंने सलाह दी थी उसे कि वो आर्किटेक्ट बने जब वो बड़ा हो जाए। और ये सलाह उन्होंने क्यों दी थी? She always said to him that he was quite useless in everything except for his sketches, कि वो सिवाय अपने स्केचेस के अतिरिक्त बाकी सब चीज़ों में वो कुछ नहीं करते थे। He was quite useless.
एंड विच, और उसके जो स्केचेस थे दे वर ऑलवेज वेरी गुड। देयरफॉर शी एडवाइज्ड हिम टू टेक अप आर्किटेक्चर, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि वो आर्किटेक्चर को अपना करियर बनाए बड़े होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन। ये भी अभी हमने पढ़ा। व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन ही हेल्प देम बाय कटिंग अ बटन फ्रॉम चॉक बाय यूजिंग अ ब्लेड। मतलब एक ब्लेड की हेल्प से चॉक को काट कर वो बटन बनाकर अपने दोस्तों जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प करते थे। फेलो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके साथ ही पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय। स्कूल बॉय के मतलब स्कूली बालक के रूप में हफीज़ कौन कौन से नियम तोड़ते थे। आप लिखेंगे एज ए स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय के रूप में ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स अदर देन अकेडमिक्स, यानी कि पढ़ाई के अलावा बाकी और चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड ही वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड डैम टू ब्लॉक इट। मतलब स्कूल में अगर मान लो वो क्लास में बैठे हैं और बाहर बारिश हो रही हो तो वो सोचना शुरू कर देंगे कि ये जो बहता हुआ पानी है इसके ऊपर वो डैम कैसे बनाएं, इसे रोकें कैसे। ही थॉट अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। वो ये सोचना शुरू करते थे कि भी पानी का जो फ्लो है वो डैम में कितना होगा और कितना पानी वो डैम अपने अंदर रोक पाएगा। ही वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन गेम्स रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि उनका इंटरेस्ट गेम्स में था, इधर उधर भागने में था, लोगों को मजाक बनाने में, उनको और उनके ऊपर मतलब व्यंग्य कसने में था। ही कॉपीड इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के दौरान वो कॉपी करते थे यानी नकल मारने का काम किया करते थे। ही यूज़ टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड। मतलब किसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर होते थे वो उन्हें मतलब प्राप्त कर लेते थे। एंड स्टडी इट एज ही कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू हिम इन क्लास। और फिर उसी पेपर को पढ़ लेते थे क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें उन्हें याद नहीं रहती थी। तो ये सारे नियम जो थे वो तोड़ा करते थे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ही सेड दैट पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। ये उनकी डेफिनेशन है। एंड हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। अब ये आपको खुद सोचना है कि आप एज ए स्टूडेंट क्या आपको मैथ पसंद है और आप गणित को कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि मैथमेटिक्स इज़ ए साइंस ऑफ स्पेस, क्वांटिटी एंड नंबर। एंड अगर आपको पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक द सब्जेक्ट वेरी मच बिकॉज इट टीचेज अस सो मैनी यूजफुल थिंग्स। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लिख सकते हो आई डोंट लाइक द सब्जेक्ट एज इट इज़ वेरी टफ फॉर मी। तो जो भी आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद है तो आप उसके फेवर में लिखिए सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स के, और नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि आपको क्यों पसंद नहीं है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द ट्रेजर विद इन। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने इसके जो एक्सरसाइज है वो कर लेने हैं, क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और सबसे ज़रूरी आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल इंग्लिश गुरु को, ताकि आपको बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आती रहें। उसके लिए आपको जो सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक बटन होता है बेल आइकन, उसको आपने ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन वीडियो की जल्दी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो के साथ जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।